नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बाढ़ की विकराल तबाही के साथ साथ पंजाब का एक दुख यह भी है कि देश पंजाब को भूल गया है। दूसरे राज्यों में जब भी आपदा आई, पंजाब से ट्रक के ट्रक रवाना किए गए। दुनिया में कहीं भी आपदा हो, खालसा एड की टीम आपको नजर आ जाएगी। तो क्या इस बार बाढ़ को लेकर पंजाब की यह शिकायत सही है? सही तो है। पंजाब की ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की भी यही शिकायत होनी चाहिए कि इस बार आपदा का विस्तार विकराल हो गया और मीडिया का कवरेज उतना ही छोटा या नगण्य हो गया। कोई भी आपदा के लिए जिम्मेदार नीतियों की सख्त समीक्षा नहीं कर रहा और न विकास की राजनीति के नाम पर पहाड़ों और नदियों को ठेकेदारों के हवाले कर देने वाले हमारे नेता विकास की योजनाओं के फायदे इन दिनों नहीं गिना रहे हैं, जिनके कारण पहाड़ धंस गए, नदियों की धाराओं के बीच में बने होटल बह गए, उनके किनारे बने मकान गिर गए। बादल फटने से लेकर अचानक आई बाढ़ की संख्या को देखिए, भूस्खलन की संख्या को देखिए, तो प्रकृति का धीरज जवाब देते लगता है। हिमाचल प्रदेश से उतरती व्यास और सतलुज का प्रवाह डराने वाला है। ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचेगा। इन सब के वीडियो वायरल होते रहते हैं। हम उन वीडियो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि YouTube में कॉपीराइट के नियम बहुत सख्त हैं। वैसे भी किसी चैनल का या किसी ऐसे का वीडियो नहीं दिखाना चाहिए जिसने आपको अनुमति नहीं दी है। जिस तरह से चैनल या अखबार के स्थानीय नेटवर्क होते हैं, हमारा नहीं हो सकता। यही कारण था कि जब उत्तराखंड में धराली में बादल फटे तो हमारे पास अपना कोई वीडियो नहीं था। हमने कोई वीडियो नहीं बनाया उस पर, क्योंकि जमीन से जानकारी भी नहीं थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चासोटी में बादल फटा, उसका भी वीडियो नहीं था और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। हमने इसके बारे में पहले भी आपसे बात की है। आगे भी इस तरह की कमियां होती रहेंगी और हो सकता है कि बड़ी घटना होने के बाद भी वीडियो ना बना सकें, खासकर ऐसी घटना जिसके बारे में विस्तार से पता ना हो, कारणों के बारे में जानकारी ना हो। ऐसे समय में इस अफसोस के साथ जीना पड़ता है। पंजाब की बाढ़ के बारे में कहा जा रहा है कि 4 दशकों में सबसे भयानक बाढ़ है। अभी तक 29 लोगों के मारे जाने की सूचना है। पंजाब के 23 में से 12 जिलों में 1044 गांवों में बाढ़ का असर है। अमृतसर, बरनाला, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मानसा, मोगा, पठानकोट और एसएएस नगर, अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। बीते हफ्ते में 3 बार पंजाब में एक ही दिन में औसत से 1000 मिलीमीटर अधिक बारिश हुई है। एक हफ्ते में 3 बार, यह बहुत ज्यादा है। 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच पंजाब में 1104% अधिक बारिश हो गई। 3.4 मिलीमीटर की जगह 41 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह बहुत ज्यादा है। उससे पहले के 24 घंटों में पंजाब में 957% अधिक बारिश हो गई। हिमाचल प्रदेश में 667% अधिक बारिश हुई है। 5.1 मिलीमीटर की जगह 39 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हुई। उसी 24 घंटे में हरियाणा में 3.7 मिलीमीटर की जगह 26.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो औसत से 616% अधिक है। पंजाब में फसलें बर्बाद हो गईं, मवेशी बह गए। किसानों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है। रावी, ब्यास, सतलुज के आसपास के इलाकों में फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। खेतों में 5 से 10 फीट तक पानी खड़ा है। धान की फसल अगर लगातार 48 घंटे तक पानी में पूरी तरह डूबी रहे, उसके बचने की उम्मीद कम हो जाती है, क्योंकि पौधे को ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस बार पंजाब में 32 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर धान की बुवाई हुई। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट की है कि इसमें से 1.25 लाख हेक्टेयर से अधिक हिस्सा 3 हफ्ते से पानी में पूरी तरह डूबा हुआ है। पठानकोट, अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, फिरोजपुर जैसे इलाकों में फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। यहां बासमती बोई जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए देने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि फसलों की कटाई होने वाली थी। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की है कि पंजाब के हिस्से के 60,000 करोड़ के फंड जारी कर दिए जाएं।
मगर पंजाब सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि आज तक किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू नहीं हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया में नीलकमल ने रिपोर्ट किया है कि 2.5 साल पहले मई 2023 में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पंजाब के लिए अनुकूल नहीं है और राज्य सरकार जल्दी ही फसल बीमा योजना शुरू करेगी। आज तक शुरू नहीं हुई। बार बार फसलें बर्बाद होने के कारण अब दबाव बढ़ने लगा है कि या तो पंजाब केंद्र की योजना में शामिल हो जाए या फिर राज्य सरकार अपनी योजना शुरू करे। पंजाब को लेकर नदियों के पानी के मैनेजमेंट की जो राजनीति रही है उस पर भी बात होनी चाहिए। जिन नदियों से बाढ़ आ रही है उनका पानी कितना छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, इसका फैसला किसके पास रहे, पंजाब के पास या केंद्र के पास। इन दिनों पंजाब में यह भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर अलग से बात होनी चाहिए। 27 अगस्त को पठानकोट के पास रावी नदी पर बने माधोपुर बराज के 54 में से 2 गेट खोले जाने का फैसला किया गया, मगर खोलने के दौरान ही दरवाजे टूट गए। इस मामले में सरकार ने लेवल 9 बिज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक निजी कंपनी को नोटिस जारी किया है जो इस बराज की देखरेख करती है। कंपनी ने कहा था बराज बिल्कुल ठीक हालत में है लेकिन पानी का बोझ सह नहीं पाया। कंपनी ने जितने लाख क्यूसेक पानी को झेल पाने की क्षमता का वादा किया था उसका आधा भी संभाला नहीं जा सका। इस हादसे में जल विभाग के एक कर्मचारी की मौत हो गई और बाढ़ की स्थिति पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस बीच केंद्र की सरकार ने सतलुज पर बने भाखड़ा और नंगल बांधों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय सुरक्षा बलों को दे दिया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसका विरोध किया है और संघवाद पर हमला बताया है। पानी को लेकर पंजाब में चल रही बहस के कई पहलू हैं जिन पर बात होती रहनी चाहिए। क्या लोग चैनलों और अखबारों से निराश होने लगे हैं? इस वजह से भी कि कवरेज भी करते हैं तो अब असर पैदा नहीं होता है। एक और बार मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर इन राज्यों में आई आपदा के कई वीडियो हैं, भयानक, विकराल, तबाही के हैं, लेकिन हम उन वीडियो का इस्तेमाल अपने वीडियो में नहीं कर सकते हैं। 2008 में कोशी में बाढ़ आई। एक अंग्रेजी अखबार की हेडलाइन से हंगामा मच गया कि कोशी की बाढ़ के कारण लाखों लोग बिहार में विस्थापित हो गए। इस खबर के छपते ही अगले दिन कई सारे चैनलों के पत्रकार, संपादक कोशी की बाढ़ कवर करने पहुंच गए। इतना असर हुआ एक हेडलाइन का। कवर ही नहीं कर रहे थे बल्कि चैनल वाले अपनी तरफ से राहत सामग्री जुटाने लगे, जनता से अपील करने लगे और पत्रकारिता के साथ साथ राहत भी बांटने लगे। अब का मीडिया बदल गया। पंजाब तो दिल्ली के बहुत नजदीक है, तब भी कवरेज कम लगता है। अगर मीडिया का कवरेज ज्यादा हो रहा होता तो पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के लोग हमसे शिकायत नहीं करते, ना गुजारिश करते कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। इसका मतलब है लोग चाहते हैं कि आपदा पर बात हो, उसके कारणों और असर पर बात हो। उनकी यह बात सही है और शिकायत बिल्कुल सही है। यह हृदेश जोशी का यूट्यूब चैनल है। हृदेश पर्यावरण के मसलों को केवल आपदा के समय कवर नहीं करते बल्कि इस तरह के मुद्दों को समझने और बताने में अपना जीवन उन्होंने झोंक दिया। उनके यूट्यूब चैनल पर प्राकृतिक आपदाओं का कवरेज इतना अच्छा है कि देखने के बाद लगता है मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैं ये बात बहाने के लिए नहीं कर रहा कि हृदेश ने कर दिया तो अब मैं क्या करूं। एक मुद्दे पर 100 अखबार और चैनल रिपोर्टिंग करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। हम उनके वीडियो अपने चैनल पर डाल सकते हैं, लेकिन यह भी अच्छा नहीं होगा। हृदेश भी स्वतंत्र पत्रकार हैं, खुद अपने जीवन और पत्रकारिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। निकोबार के बारे में देखिए, गोदी मीडिया कभी बात नहीं करेगा और करेगा तो प्रोपेगेंडा करेगा, लेकिन निकोबार के जंगलों की कटाई को लेकर हृदेश जोशी ने हिंदी के दर्शकों के लिए वीडियो बनाया है। उनका वीडियो देखा कीजिए, कम से कम पता चलेगा कि जब आपके नेता सड़क और पर्यटन के नाम पर आपको मूर्ख बनाते हैं, पहाड़ों को काट कर खा जाते हैं, तब उसका परिणाम क्या होता है। जनता को भी अब इन सवालों को लेकर आगे आना होगा। आपदा के कारणों को समझने के लिए हृदेश का यूट्यूब चैनल बहुत जरूरी है, मगर ऐसे पत्रकारों के लिए गोदी मीडिया में कोई जगह नहीं। और गोदी मीडिया को बाढ़ और बादल फटने की घटना में कोई खास दिलचस्पी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का 2-4 फोटो मिल जाए,
उसी से सारे दिन का कवरेज पूरा हो जाता है। अगर ऐसा फोटो मिल जाए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पुतिन और जिनपिंग को उंगली दिखाकर बात कर रहे हों, तो वह इस एक फोटो से भारत जैसे देश को महीने भर मूर्ख बनाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के प्रिंसिपल हो गए हैं और पुतिन और जिनपिंग केजी कक्षा में उनसे अ ब एंड स एंड ब सीख रहे हैं। जबकि जनता जो टैक्स देती है उस पैसे से गोदी मीडिया को सैकड़ों करोड़ का विज्ञापन मिलता है और वह प्रधानमंत्री मोदी का फ्री का फोटो दिखाकर भारत को विश्वगुरु बताता है। कहने का मतलब है विज्ञापन के नाम पर कमाई सैकड़ों करोड़ की और जनता की समस्याओं की रिपोर्टिंग जीरो। यानी जिस काम के लिए पैसा लिया उस काम को करने में खर्चा सारा बचा लिया। आपको फोटो देखने को मिल रहा होगा कि पीएम ने चीन में कुछ कमाल कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 2 साल हो गए, मणिपुर नहीं जा सके। मणिपुर के लोग भी यही कहते होंगे देश उन्हें भूल गया है। दरअसल देश पंजाब या मणिपुर को नहीं भूला, गोदी मीडिया ने देश को भुलाया और देश को दिखाने के लिए एक नया देश बना दिया ताकि देश केवल एक ही आदमी की दिन रात चर्चा करता रहे। 20 जून के बाद से अभी तक हिमाचल प्रदेश में 327 लोगों के मारे जाने की सूचना है और 385 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 850 घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। 3000 से अधिक घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। 470 दुकानें और फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई हैं। मवेशियों के 3800 से अधिक बेड़े तबाह हो गए। 27,000 से अधिक मवेशी बाढ़ में बह गए। करीब 80 शमशान घाट बर्बाद हो गए हैं। 2330 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई है, जिस कारण 38 करोड़ से अधिक का नुकसान किसानों को हुआ होगा। आमतौर पर 15 अगस्त के बाद बारिश कम होने लग जाती है, लेकिन सितंबर शुरू है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। राज्य के 12 जिलों में 3000 से अधिक ट्रांसफार्मर ठप हैं, जिसके कारण कई इलाकों में अंधेरा होगा। कई जगहों पर पानी की सप्लाई ठप है। राज्य में 1300 सड़कें बंद हैं किसी न किसी कारण से। तो सोचिए कि आवाजाही से लेकर जरूरी चीजों के पहुंचने में कितनी तकलीफ हो रही होगी और आम लोगों की क्या हालत होगी। अभी तक बादल फटने की 45 घटनाएं हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई हैं। भूस्खलन की 115 घटनाएं रिपोर्ट हैं। फ्लैश फ्लड की संख्या भी 95 पहुंच गई है। जिस राज्य में 2 महीने के भीतर 45 बार बादल फटे हैं, 95 बार फ्लैश फ्लड आई है, आप सोच सकते हैं कि बारिश ने क्या तबाही मचाई और इसका कितना नुकसान हुआ होगा। सोशल मीडिया पर हाईवे के बह जाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हमारे पास इसका भी अपना वीडियो नहीं, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सरकारी सूचना है कि 6 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश में क्षतिग्रस्त हैं और ब्लॉक हो चुके हैं। नदियों के किनारे बहुमंजिला इमारतों की बाढ़ आ गई है। नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। 2023 के फ्लैश फ्लड के बाद कुल्लू और शिमला जिले में निर्माण पर रोक लगा दी गई, लेकिन इसके बाद भी निर्माण का काम नहीं रुका। ट्रिब्यून में रविंद्र सूद के इस लेख को एनजीटी ने संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री का आदेश है कि नदियों की जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा, फिर भी निर्माण जारी है। 2023 में भी भयंकर आपदा आई, सैकड़ों सड़कें नष्ट हो गईं, दर्जनों पुल बह गए, तब मरने वालों की संख्या 500 से अधिक पहुंच गई। तो आप यह नहीं कह सकते कि इस तरह की भयंकर आपदाएं अपवाद है, बल्कि अब यही नियम है। पहाड़ों को काटकर पर्यटन के नाम पर विकास की राजनीति को रोक देना होगा। नदियों के रास्तों के किनारे और बीच में बने रिसोर्ट की पहचान कर अब हटा देना चाहिए, वरना कब कहां बादल फट जाए और ये बह जाए पता नहीं। उत्तराखंड में धराली में बादल फटने के समय सबने इसकी हालत देखी। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से 150 से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं। भूस्खलन के कारण कीरतपुर मनाली नेशनल हाईवे कई जगह बंद है। 1 सितंबर को हुई बारिश से मंडी, लाहौल और स्पीति जैसे जिलों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गईं। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। 1500 से अधिक वाहन फंस गए। अकेले मंडी में 250 से अधिक सड़कें बाधित। मंडी और कुल्लू में कई वाहन ब्लॉकेड के दोनों तरफ फंसे हैं। जून के महीने से हिमाचल में तबाही जारी है। इस दौरान मीडिया ने इस त्रासदी को कितना कवरेज दिया। जरा सी बारिश से ठप हो जाने वाले ट्रैफिक को जितनी कवरेज मिलती है, क्या उतनी कवरेज हिमाचल प्रदेश को दी गई? इस दौरान मीडिया ने हिमाचल प्रदेश की त्रासदी को कितनी कवरेज दी?
जरा सी बारिश होती है, ट्रैफिक ठप हो जाए, जितनी कवरेज मिलती है क्या उतनी कवरेज हिमाचल प्रदेश और पंजाब को दी जा रही है? ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम जैसे शहरों में ट्रैफिक को कवर करने से, सवाल उठाने से कि इस शहर का हाल क्यों है, सुधार हो जाता है। वह भी नहीं होता, सिर्फ वायरल वीडियो चलता रहता है। भारत के तमाम शहरों का हाल यही है। इसे लेकर चर्चा होती है या नहीं होती है, बदलाव नहीं होता। स्मार्ट सिटी, मिलेनियम सिटी, गुरुग्राम के न जाने कितने नाम हैं, फिर भी इस हालत में है। इसे लेकर किसी से सवाल पूछिए भी जवाब नहीं मिलता, कोई सुधार नजर नहीं आता। हम हर आपदा को टालते जा रहे हैं और आपदा है कि हमें ठेलते आ रही है। अब तक हिमाचल प्रदेश में ही विकास की विनाशकारी नीतियों को लेकर जोरदार बहस होनी चाहिए थी, उत्तराखंड में होनी चाहिए थी, जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए थी। इतनी बहस होनी चाहिए थी कि नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों की हालत खराब हो जाती है। जम्मू कश्मीर के हालात भी भयंकर हैं। इस साल के मॉनसून ने अभी तक 120 से अधिक लोगों की जान ले ली। झेलम, चेनाब, तवी, उझ, रावी, सहार, खड्ड, बसंतर ये सभी नदियां उफान पर हैं। बीते शनिवार बादल फटने की घटना के बाद अलग अलग जिलों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाओं में 11 लोगों की जानें चली गईं। 14 अगस्त को बादल फटने से किश्तवाड़ के चासोटी गांव में 65 लोगों की जान गई। 3 दिन बाद कठुआ में फ्लैश फ्लड में 7 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 5 बच्चे थे। 26 अगस्त को जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग को बंद कर दिया गया। जम्मू में होने वाली भारी बारिश के कारण यात्रा के रास्ते पर अर्धकुंवारी के पास भूस्खलन से हुई तबाही में 34 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 20 से अधिक लोग घायल हैं। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की थी। यात्रियों के पास घर नहीं होता कि वहां जाकर सुरक्षित रह सकें। आखिर 34 लोगों की मौत कैसे हो गई? वैष्णो देवी तीर्थ बोर्ड पर आरोप लग रहे हैं। उसने मौसम से जुड़ी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। बोर्ड ने इन्हें खारिज किया है, मगर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मामले में जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में अभी भी भारी बारिश के आसार हैं। शनिवार को जम्मू श्रीनगर हाईवे खुला, तब जाकर 3000 वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। जब विकास की विनाशकारी योजनाएं बेची जाती हैं तब जनता को पता नहीं चलता, लेकिन आपदा में देखिए तो जनता ही तबाह नजर आती है। अभी दिल्ली में थोड़ा सा पानी भर जाएगा, ड्रामा रचाने के लिए गोदी चैनल अपने रिपोर्टर को भेजेंगे, कहेंगे डूबकर तैरकर रिपोर्टिंग करो। ना तो रिपोर्टर की गरिमा बची, ना रिपोर्टिंग की और ना स्टोरी की। और जहां इतनी बड़ी तबाही आई है वहां कोई है नहीं। ट्विटर पर कई जगहों का वीडियो वायरल है। लोग भड़ास निकाल रहे हैं, मजाक करने लगे हैं, कोसने लगे हैं। लेकिन एक ऐसे समय में खबरें चुप हो गई हैं और वीडियो ही वायरल है। उसका जीरो असर है। वायरल वीडियो से जवाबदेही की जान निकल चुकी है। गुरुग्राम को लेकर कितनी चर्चा हुई, इसके बाद क्या हो गया? पहली बार गुरुग्राम की सड़कों पर कमर भर पानी नहीं भरा। 7-7 घंटे के जाम तो कई बार लग चुके हैं। जब भी ऐसा होता है वीडियो ही वायरल होता है और गुरुग्राम की जनता को कोसा जाने लगता है कि यहाँ के प्रभावशाली लोगों ने कभी देश में हो रही तबाही पर नहीं बोला, अब अपनी चुप्पी का परिणाम भुगते हैं। क्या ये सही है? इसके बाद भी गुरुग्राम को लेकर पंजाब से ज्यादा चर्चा है, मगर सवाल वहीं का वहीं है। इस चर्चा से गुरुग्राम में क्या बदल गया? पंजाब की शिकायत भी सही है कि उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही। हो जाती तो क्या बदल जाता, मगर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। पंजाब की भी, गुरुग्राम के भी, उत्तराखंड की भी और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की भी। हमारा देश बदल गया 2014 के बाद से। वोट चोरी का आरोप देखिए कितना गंभीर है, लेकिन चुनाव आयोग का बर्ताव देखिए, जैसे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रही। हजारों घर तबाह हैं, फिर भी विकास की इन नीतियों की समीक्षा नहीं। हमारे वीडियो में तबाही का वीडियो नहीं है, एनडीआरएफ या आपदा प्रबंधन दलों के ही वीडियो हैं और राजनीतिक दलों के ही। उन आम लोगों की कहानी नहीं है जिनका घर गिर गया, जिनके घर के लोग अचानक आई बाढ़ में बह गए, जिनके घर बादल फटने के कारण लापता हो गए। आप किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, वहाँ की साफ सफाई और ड्रेनेज की व्यवस्था देखिए, रद्दी है, 3rd क्लास है। हर साल वहाँ के अखबारों में खबरें छपती हैं, लेकिन अफसर की हीरोगिरी देखिए,
उसमें कोई कमी नजर नहीं आती है। यह खराबी इतनी बड़ी है और गहरी है कि सब पर ना तो वीडियो बना सकता हूं, ना वीडियो बनाने से सब ठीक होगा, लेकिन निराश होने से कोई फायदा नहीं। बोलते रहना है, दिखाते रहना है, जितना हो सकता है करते रहना है। बस अफसोस होता है अगर मीडिया इतना बर्बाद नहीं हुआ होता तो कम से कम लोगों की समस्याओं पर ढंग से देश के सामने बात होती। बिल्डरों के साथ मिलकर आवारा अफसरों की ठाठ और उनकी लूट को लेकर जनता जागरूक हो सकती थी। इनके होते हुए भी कहीं भी समस्या में सुधार नहीं। एक दो काम ये अफसर करते हैं, उसी पर सारा जीवन पीआर करते हैं। इन दिनों इनका काम हो गया है दूसरों को फर्जी केस में फंसाना, पत्रकारों को डराना, राजनीति में अपना करियर बनाना। दिल पर हाथ रखकर कहिए, इस एक दशक में जनता की आवाज मजबूत हुई है या कमजोर हो गई है? अगर उसकी आवाज कमजोर हुई है तो फिर किसकी मजबूत हुई है? और ऐसा कब तक होगा कि आप घंटों जाम में रहेंगे, आपका घर ढह जाएगा, नदी के किनारे कोई होटल बना लेगा और किसी बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? क्या आपको वाकई लगता है कि बिल्डर, बालू और खनन माफिया का इस देश में कोई भी कुछ बिगाड़ सकता है? ये सभी दलों में भरे हुए हैं। आपके सामने ये नदियों और पहाड़ों को बर्बाद कर रहे हैं। नतीजे में आपका जीवन बर्बाद हो रहा है और आप हैं कि केवल वीडियो बनाने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।